भारत में जब भी हम बड़े इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इसमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला जैसे कई बड़े नाम आते हैं। लेकिन इन सभी बिजनेसमैन ने अपने घरों की महिलाओं को बिजनेस में काफी ज्यादा पीछे रखा है। लेकिन मुकेश अंबानी इनमें से अलग है। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी बेटी ईशा अंबानी के बिजनेस के स्किल्स को समझ लिया था और आज ईशा अंबानी 28 लाख करोड़ के रिलायंस रिटेल के बिजनेस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 30 साल की ईशा अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर चाहे वो फेसबुक के साथ 5.7 बिलियन डॉलर की डील हो या फिर जियो का आइडिया हो या फिर अजियो जैसे फैशन प्लेटफॉर्म का लॉन्च हो। ईशा अंबानी के अंडर रिलायंस रिटेल का जहां मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 18 में 2500 करोड़ था, वो आज बढ़ के करीब 12,380 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की तरह ईशा अंबानी भी इंडिया के रिटेल मार्केट को, जो कि 800 बिलियन डॉलर का है, उसको पूरी तरीके से डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही है। From costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof. And if you look at petroleum refining and marketing, we are world's #1 in size and contribute to 2% of the world's petroleum production. Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं डिजिटल ऑटो। 2008 में अपने येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ईशा अंबानी एक बार अपने घर आती हैं। उसी समय उनको कुछ असाइनमेंट अपने कॉलेज में सबमिट कर रहा था, जिस वजह से वो इंटरनेट का यूज करती हैं और वो स्लो इंटरनेट से काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने अपने फादर मुकेश अंबानी से बोला कि हमें यूनिवर्सिटी में तो इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आज हम इंडिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं और यहाँ पे इतना स्लो इंटरनेट क्यों है। इस एक कन्वर्सेशन ने भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी बदल के रहती और यहीं से मुकेश अंबानी को जियो का आइडिया आया था। जियो की प्लानिंग के दौरान ईशा अंबानी का जियो के इंटरनेट को काफी अफोर्डेबल और फास्ट स्पीड बनाने में एक बड़ा रोल रहा। और इसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था तो उसने रातों रात पूरा इंडिया का टेलीकॉम मार्केट ही डिस्टर्ब कर दिया था। यहाँ जियो ने अनलिमिटेड फ्री कॉल और उसके साथ ही लो कॉस्ट डेटा स्ट्रेटजी से करीब 10 से ज्यादा टेलीकॉम प्लेयर वाली इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बना ली। इसके बाद अपनी स्टैनफोर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद ईशा अंबानी वापस इंडिया आती है और उनको जियो का डायरेक्टर बना दिया जाता है साल 2014 में। अपने शुरुआती दिनों में ईशा अंबानी ने अपने दोनों भाइयों अनंत और आकाश के साथ मिलकर एक काफी बड़ी डील क्रैक कर ली यहाँ पे फेसबुक के साथ। ईशा अंबानी ने फेसबुक के साथ करीब 5.7 बिलियन डॉलर की डील क्रैक की और फेसबुक ने करीब 9.9% स्टेक रिलायंस जियो के अंदर खरीद लिया। एक काफी बड़ी डील देखी गई थी इंडिया में। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जियो की वैल्यूएशन बहुत ही जल्दी करीब 65 बिलियन डॉलर पहुंच गई और कुछ ही समय में उन्होंने करीब 40 करोड़ सब्सक्राइबर इंडिया में जियो के जोड़ लिए। लेकिन जियो के सक्सेस के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री की एक और कंपनी काफी बड़े इंडिया में झंडे गाड़ रही है, उसका नाम है रिलायंस रिटेल। ये 17 साल पुरानी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, जो आज इंडिया में सबसे बड़ा रिटेल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 का रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू देखें तो वो करीब 1.7 लाख करोड़ था इनके 16,000 शॉप्स में, जो कि पूरे इंडिया में है। इस रिलायंस रिटेल के सबसे बड़े रेवेन्यू के पीछे ईशा अंबानी, जिन्हें अगस्त 2022 में रिलायंस रिटेल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। मुकेश अंबानी की तरह ईशा अंबानी के भी एम्बिशन काफी बड़े हैं और अपने फादर की तरह वो भी इस 800 बिलियन डॉलर के रिटेल इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहती हैं। रिलायंस रिटेल को संभालने की शुरुआत के साथ ही ईशा अंबानी ने ये रियलाइज कर लिया था कि इंडिया का जो यूथ है वो बुरी तरीके से ऑनलाइन फैशन की तरफ जा रहा है, जिस वजह से उन्होंने अजियो को लॉन्च किया, जो कि फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। अजियो इस मार्केट में एक लेट कवर की तरह आया, क्योंकि इसके पहले ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनी इस मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन आज अजियो ब्रांडेड अपैरल मार्केट में मिंत्रा को पीछे करते हुए सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सिर्फ अजियो ही नहीं, ईशा अंबानी का बिजनेस एक्टिविटी पूरी तरीके से जियो मार्ट में भी देखने को मिलता है, जो कि एक फूड और ग्रोसरी का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे 2019 में शुरुआत किया गया था। जियो मार्ट के मार्केट में भी इनके बड़े कंपटीटर थे, जैसे कि बिग बास्केट और ग्रोफर जैसी बड़ी कंपनियां। लेकिन इस समय भी ईशा अंबानी ने अपना बिजनेस एक्यूमेंट दिखाया और उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया कि जो रिटेल दुकानदार है उनका क्या पिन पॉइंट है। वहां उन्होंने रियलाइज किया कि जो रिटेल दुकानदार है वो पूरी तरीके से अपने मार्जिन में ही परेशान रहते हैं। यहाँ उन्होंने रिटेल किराने वालों की दो बड़ी प्रॉब्लम देखी। उन्होंने देखा कि जो ये इन्वेंट्री लेके आते हैं उसमें इनका मार्जिन काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसके साथ ही इनके पास वर्किंग कैपिटल काफी कम होता है, जिस वजह से बिजनेस में बड़े पैसे लगा ही नहीं पाते हैं और ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जियो मार्ट ने फूड और ग्रोसरी की इन्वेंट्री अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा सप्लाई करनी शुरू कर दिया। यहाँ रिलायंस बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है, जिस वजह से ओवरऑल जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है और यहाँ पे किराने वालों को काफी सस्ते में प्रोडक्ट बेच दिया करते हैं, जिस वजह से किरानों वालों को भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ गया और रिलायंस ने भी अपना मार्जिन जनरेट कर लिया। और इसके साथ ही ये कई सारे लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं किराने वालों को, ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। और अपने इसी स्ट्रेटेजी के दम पे रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ा। अगर हम दिसंबर 2022 में इनका रेवेन्यू देखें तो वो करीब 67,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 17% जंप है। और वही इनका इबिटा मार्जिन करीब 24.7% पहुंच गया। इबिटा मार्जिन क्या होता है कि टैक्स भरने के पहले जो मार्जिन बनता है उसे कहा जाता है, तो वो करीब इनका करीब 4,786 करोड़ रुपए हो गया।
इस रेवेन्यू को अगर हम रिलायंस के रिफाइनरी बिजनेस से कंपेयर करें तो ये रेवेन्यू काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि रिलायंस पेट्रोकेमिकल का जो टोटल रेवेन्यू है वो करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। उसके सामने ये रेवेन्यू काफी छोटा है, लेकिन एक नई कंपनी के लिए काफी बड़ी शुरुआत है। और रिलायंस जिस तरीके से एक्सपेंड करती है तो ये कुछ ही सालों में अपने मार्केट में मोनोपोली जनरेट कर लेंगे। अजियो और जियो मार्ट रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू में करीब 18% कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका अपना रेवेन्यू करीब 38% ईयर ओवर ईयर बढ़ता जा रहा है। रिलायंस रिटेल के सक्सेस से पीछे ईशा अंबानी का मल्टी फॉर्मेट अप्रोच स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पे फोकस किया, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, या फिर ओमनी चैनल मार्केटिंग, उन्होंने हर तरफ से अपने कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश किया। यहाँ रिलायंस की स्ट्रेटजी कि वो अपने कस्टमर को हर एक तरीके का प्रोडक्ट बेचें। इसके साथ ही जिस प्राइस रेंज का कस्टमर है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, उन सब के लिए प्रोडक्ट उनके प्राइस रेंज के अनुसार उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि हम अपरेल के मार्केट में देखें तो रिलायंस ट्रेंड्स पूरी तरीके से लोअर क्लास और मिडिल क्लास को फोकस करता है और उनकी नीड को कैटर करने की कोशिश करता है। लेकिन यही प्रीमियम सेगमेंट के लिए रिलायंस अपना सबसे पहला इन हाउस फैशन स्टोर लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम होगा अज़ोर, जो कि बड़े ब्रांड जैसे कि मैंगो और ज़ारा को कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरीके से प्रीमियम ब्रांड होने वाला है और प्रीमियम नीड को उससे कैटर करेंगे। और लग्जरी सेगमेंट में कम्पीट करने के लिए इन्होंने लग्जरी ब्रांड जैसे कि बैलेंसियागो, बर्बेरी और मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े ब्रांड के साथ पार्टनर भी कर लिया है। इसी तरह अगर हम टॉयज के मार्केट में देखें तो रिलायंस ने साल 2019 में हैमलेस को एक्वायर किया। हैमलेस एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि टॉयज बनाती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी टॉयज बनाने वाली कंपनी है। 2019 में जब इसको एक्वायर किया तो यहाँ पे इन्होंने इंडिया के प्रीमियम सेक्शन को टॉयज बेचने पे फोकस किया। लेकिन अभी रिलायंस ने देखा कि हमने लोअर क्लास को कुछ ऐसे टॉयज बेचने वाले ब्रांड नहीं खोले हैं, तो इसके लिए रिलायंस ने नोवन नाम के एक ब्रांड को लॉन्च किया जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में डील करती है। पिछले 30 सालों में रिलायंस जब किसी भी मार्केट में एंटर करती है तो वो उस मार्केट को डोमिनेट जरूर करती है, फिर चाहे वो पेट्रोकेमिकल का मार्केट हो, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हो, इसके साथ ही इंडिया का रिटेल मार्केट में अभी पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटेल में डोमिनेट करने के लिए रिलायंस की पूरी स्ट्रैटेजी है कि कस्टमर जहां भी पैसे खर्च करता है उन सब सेगमेंट में हम अपने ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, फिर चाहे वो अमीरों के लिए ब्रांड हो या फिर गरीबों के लिए ब्रांड हो, वो सब तरीके के ब्रांड रिलायंस में होने चाहिए। और इसी स्ट्रेटेजी में रिलायंस ने बेवरेज मार्केट में भी एंटर करने का सोचा और उन्होंने कैंपा कोला को एक्वायर किया। इससे सीधी टक्कर पेप्सी और कोको कोला को दे रहे हैं। इस कैंपा कोला के एक्विजिशन की पूरी स्ट्रेटेजी में ईशा अंबानी का एक बड़ा रोल रहा है। रिलायंस अपने कंप्यूटर्स को किल करने के लिए पूरी तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम करता है। इसका मतलब है कि इतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, इतने लोगों में बेचो कि अपने आप रेवेन्यू बड़ा जनरेट होने लगेगा और वहाँ पे मार्जिन भी बड़ा बनेगा। और सिर्फ 3 सालों के अंदर इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स को कम्पीट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अगर हम जनरल मर्चेंटाइज में देखो तो ये डीमार्ट को सीधा टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ ही फैशन और लाइफस्टाइल में देखो तो ये शॉपर स्टॉप, H&M और पूमा को पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। इसके साथ ही FMCG स्पेस में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट को बड़ी टक्कर अभी से ही देने लगे हैं और आने वाले 5 सालों में कुछ मार्केट में बड़े प्लेयर्स को बीट भी कर चुके होंगे। और जब यहाँ पे रिलायंस इतने सारे सेक्टर में एंटर करना है तो ईशा अंबानी ब्यूटी सेक्टर कैसे छोड़ सकती थी। और इसके लिए उन्होंने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, टीरा, जो कि पूरी तरीके से नायका को कम्पीट करने जा रहा है। रिटेल मार्केट को रिलायंस पूरी तरीके से समझ चुका है और यहाँ पे वो जिस भी मार्केट में एंटर करते हैं वहाँ पे वो 2 ही चीज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो सप्लाई चेन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, उसका कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सके, उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गई तो मार्जिन अपने आप बढ़ जाता है, जिसके बाद रिलायंस उस मार्केट को डोमिनेट करने लगती है और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के दम पे पूरी तरीके से प्रोडक्ट लोगों के बीच में पहुंचा देते हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे अगले 2 से 3 सालों में रिलायंस इस मार्केट में कई बड़े प्लेयर्स को बीट कर चुकी होगी। तो जैसा कि भारत में महिलाएं बिजनेस में काफी पीछे है, लेकिन मुकेश अंबानी ने ये चीज बहुत पहले रियलाइज कर दिया था कि ईशा अंबानी में काफी अच्छे बिजनेस के स्किल है। इसीलिए उन्होंने ईशा अंबानी को साल 2014 से ही बिजनेस में काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश किया और 5 सालों की ट्रेनिंग देने के बाद उनको पूरी तरीके से रिलायंस रिटेल का बिजनेस सौंप दिया और आज वो रिलायंस रिटेल को काफी आगे लेती जा रही है। तो यही है एक विजनरी लीडर की पहचान, वो किस तरीके से फ्यूचर लीडर्स को समझ लेता है। और आने वाले टाइम में आप ये भी देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की जगह हो सकता है ईशा अंबानी में आने वाले कुछ सालों में ले रहे। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन में प्रेस कर सकते हैं।